गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर पर हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो हम बात कर लेते हैं अपने विषय के ऊपर, क्योंकि हमारे पास क्या है कि बड़ा लिमिटेड समय होता है। तो बात क्या है कि कम टू द टॉपिक, और चीज़ों को बात न करके अपना टॉपिक कवर किया जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो हमने बात क्या की थी? हमने बात की थी ज्योग्राफी की, और पृथ्वी को केंद्र मानते हुए पहले हमने अध्ययन किया कि आखिर पृथ्वी आई कहाँ से, और उसी के संदर्भ में, उसी के रेफरेंस में हमने पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझा, और फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई उससे निकलने वाले पिंड जो आकाशगंगा कहलाए उनको हमने समझा, और आकाशगंगा के बाद उत्पत्ति होती है हमारे सौर मंडल की, सोलर सिस्टम की, जिसको हमने अच्छे से समझा। और सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले अनेक खगोलीय पिंडों को हमने बारी बारी करके एक एक करके समझा, जिसमें हमने ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जिसमें कि क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, उल्का पिंड इत्यादि का बारी बारी करके अध्ययन किया। और फिर हमने बात की पृथ्वी की, चूंकि ज्योग्राफी क्या है, पृथ्वी के रूप का वर्णन करता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सभी ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है, वो पृथ्वी है, जो कि सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे नंबर का ग्रह है और आकार में पांचवें क्रम का ग्रह है। तो जैसे हमने और ग्रहों का अध्ययन किया, दूसरे ग्रहों का अध्ययन किया और देखा वो किस प्रकार गति करते हैं और वो कितने बड़े हैं और उनकी कुछ विशेषताओं को जाना, ठीक उसी प्रकार से हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और हमने सबसे पहले देखा कि पृथ्वी किस प्रकार से मूवमेंट करती है, पृथ्वी घूमती कैसे है, कैसे पृथ्वी रोटेट करती है। तो हमने इसी क्रम में हमने जाना कि पृथ्वी दो प्रकार से क्या है, घूमती है। और जिसमें पहला प्रकार क्या है कि वो अपने अक्ष पर घूमती है, यानी किसी एक बिंदु के ऊपर, एक बिंदु के प्रति वो अपने एक ही जगह किसी एक बिंदु पर फिक्स वो रोटेट करती है, जिसको हमने रोटेशन या फिर कहे घूर्णन के नाम से जाना। और दूसरा, वो अन्य ग्रहों की भांति सूर्य के चारों तरफ भी क्या है, घूमती है। और उसी को हमने क्या है, रिवोल्यूशन अर्थात परिक्रमण। जब परिक्रमण उसको बोलते हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के चारों तरफ क्या है, घूमती है, उसको हम परिक्रमण के नाम से समझते हैं। तो हमने जाना कि घूर्णन के बारे में कि जब पृथ्वी अपनी दूरी पर भी क्या है, घूमती है, या किसी अक्ष के प्रति वो घूमती है। अब जब वो घूमेगी तो उससे कौन कौन सी चीजें प्रभावित होगी, किन नई चीजों को जन्म मिलेगा, तो उसी क्रम में हमने समझा कि दिन और रात कैसे होते हैं, वो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होते हैं। फिर हमने जाना कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी के अंदर एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है, और उस बल को हम कोरियोलिस फोर्स के नाम से जानते हैं। और वो कोरियोलिस फोर्स जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, वह कुछ चीजों को क्या करता है, प्रभावित करता है, कुछ मूविंग चीजों को प्रभावित करता है। और उस प्रभावित करने वाली चीज को, उस बल के प्रभावित करने को हम उस बल का प्रभाव या कहे कि कोरियोलिस प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो ये, और इसी क्रम में हमने एक तीसरी घटना ज्वार भाटा, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हुए अपकेंद्रीय बल से पृथ्वी के ऊपर जल का उठना और गिरना, जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, वो हमने जाना था और समझा था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण प्रभावित होने वाली कुछ चीज़ों को, कुछ घटनाओं को, जिनका हमने कल बारी बारी से अध्ययन किया था। और फिर हमने देखा कि
पृथ्वी, दूसरे क्रम में अब हम समझेंगे कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो वो किन घटनाओं को जन्म देती है, किन नई चीज़ों को जन्म देती है, या फिर उसके घूमने से कौन सी नई घटनाएं होती हैं, उनको हम आज एक बार पहले ब्रीफ में देखेंगे और फिर उसको समझेंगे। और आपको मैं यह बताता चलूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आपको किसी भी MCQ में या किसी भी बहुविकल्प वाले क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। अन्यथा आप एक तरह के कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे और उनमें आने वाले विकल्प या ऑप्शन में आप अवश्य ही क्या है, बड़े उसमें पड़ जाएंगे कि मैं आंसर ये वाला दूं या ये वाला दूं, क्योंकि वो एक प्रकार के आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो आप समझेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट क्या करके चलना है, बिल्कुल क्लियर करके चलना है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी भी क्वेश्चन का करेक्टली आंसर देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो देख लेते हैं उसी क्रम में, पहले हम आज एक एक चीज़ों को बारी बारी करके बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उनसे कौन सी घटनाएं उत्पन्न होती है, और जिसमें हमने कल समझा था कि सबसे पहले पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन होता है। तो देख लेते हैं इसी क्रम में कि ये मैंने क्या बताया आपको, सूर्य के चारों तरफ घूमने को क्या कहते हैं, परिक्रमण। सूर्य के चारों तरफ घूमने को परिक्रमण कहा जाता है। तो इसी में हम देखेंगे कि सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ या कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि एक फिक्स पाथ होगा जिस पर हमारी पृथ्वी घूमती है, और किसके चारों ओर घूमती है, वो क्या है, सौर मंडल का केंद्र यानी सूर्य। तो इसी क्रम में इसको हम क्या कहेंगे, सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो उससे क्या नई चीज उत्पन्न होगी या वो किन चीजों को प्रभावित करेगी। तो जैसे हमने कल समझा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री और अपने घूर्णन अक्ष पर या उस फिक्स्ड पाथ पर जिस पर वो घूमती है उससे कितना झुकी हुई है, उससे 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इससे एक जब वो चारों तरफ घूमेगी तो ऋतु में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और वो ऋतु परिवर्तन क्यों होगा, इसको अब अच्छे से समझेंगे। तो ऋतुओं का परिवर्तन पृथ्वी के झुकाव के कारण वर्ष के अलग अलग समय पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर क्या है, झुकते हैं। अलग अलग समय पर गोलार्ध पृथ्वी की ओर झुकते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है तो उसे सीधी किरणें मिलती हैं और वहां ग्रीष्म ऋतु होती है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकेगा तो वहां क्या होगी, गर्मी होगी या ग्रीष्म ऋतु वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और जब दक्षिणी गोलार्ध में, जब उत्तरी गोलार्ध में आपको ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलेगी, ठीक उसी समय आपको दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु देखने को मिलेगी। दूसरा, दिन और रात की लंबाई में क्या है, आपको भिन्नता देखने को मिलेगी।
परिक्रमण और झुकाव के कारण गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी होती है, जबकि सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती है, जैसा कि अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो एक बार हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। ये 21 जून या कहे कि ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की वो कंडीशन है जो गर्मियों में रहती है। ये वो स्थिति है जो आपको गर्मियों के मौसम में या 21 जून को एग्जैक्ट आपको दिखाई देगी। तो आप इसको पिक्चर से समझेंगे कि ये वो कौन सी स्थिति है। सूर्य पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। और 21 जून को जैसा कि मैंने आपको कल बताया और आज हम समझेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किनको कहते हैं। तो ये मैंने कहा पृथ्वी के ठीक बीच में खींची हुई रेखा जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा या फिर इक्वेटर के नाम से जानते हैं, इसके ठीक ऊपर उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और इसके ठीक नीचे की तरफ भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री साउथ में खींची गई रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। तो 21 जून को होता क्या है, आपको समझना है कि 21 जून को होता क्या है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के आधे भाग पर क्या है, पड़ रहा है। और वो आधा भाग जिस पर और ये बनने वाला व्रत कल हमने जाना था, हम इसको क्या कहते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। कल ये हमने पढ़ा था कि हम इसको क्या कहते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जैसा कि तुम देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी ऐसे झुकी होने के कारण सूर्य की किरणें इस वाले बिंदु पर क्या है, सीधी पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। और यहाँ वाले क्षेत्र पर सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। लगभग 8% ऊर्जा सीधी किरणें पड़ने से अपेक्षाकृत सर्दियों के यहाँ 8% अधिक ऊर्जा प्राप्त क्या है, होती है। जब सूर्य की किरणें सीधी किसी रेखा पर पड़ती है तो वहाँ प्राप्त होने की वाली ऊर्जा 8% अधिक होती है अपेक्षाकृत जब वो दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती है। तो 8% ऊर्जा यहाँ अधिक मिलती है। तो यहाँ अधिक ऊर्जा मिलने के कारण, अधिक ऊर्जा के कारण अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। और जब अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी तो यहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी, यहाँ पर गर्मी होगी। और इसी पिक्चर से एक चीज और जान लेते हैं कि जो पृथ्वी के साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि 21 जून को पृथ्वी के झुके होने के कारण सूर्य से पड़ने वाला प्रकाश इसके इस तरफ को झुकाव के कारण इसके नॉर्थ पोल की तरफ आप देखेंगे, जिसको हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, कि 66.5 डिग्री से ऊपर वाले क्षेत्र में कंप्लीट प्रकाश गया हुआ है और यह वाला क्षेत्र प्रकाशमान रहेगा। इस वाले क्षेत्र में पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष पर घूमती रहेगी, लेकिन यह क्षेत्र क्या है, इस क्षेत्र पर प्रकाश रहेगा। इसका मतलब क्या है कि गर्मियों के मौसम में उत्तरी ध्रुव पर 24 आवर्स आपको क्या है, प्रकाश देखने को मिलेगा। ये वो वाला क्षेत्र है कि जिस पर
हमेशा प्रकाश आपको 21 जून को क्या है दिखाई देगा। यानी ध्रुवों पर जब हम देखते हैं कि ध्रुवों पर, अभी इस चीज़ को हम अच्छे से क्लियर करेंगे कि ध्रुवों पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 महीने नहीं, लेकिन कुछ समय होता है कि जिसमें 24 आवर्स या तो रात होती है या फिर ध्रुवों पर दिन होता है। यानी 6 महीने के अंतराल में कुछ समय ऐसा होता है कि उस समय 24 आवर्स या तो दिन होगी। जैसे अभी 21 जून को 24 आवर्स आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल पर दिन होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहेगी, लेकिन ये वाला एरिया हमेशा सूर्य के प्रकाश में रहेगा और यहाँ 24 आवर्स आपको लाइट ऑफ सन, सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से आपके साउथ पोल में आप देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहा है। सूर्य का प्रकाश इस सर्कल के बाद वाले क्षेत्र में पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ 1 मिनट भी लाइट ऑफ सन नहीं पहुंच पा रहा है और यह क्षेत्र 24 के 24 घंटे अंधकार में रहेगा या डार्कनेस आपको दिखाई देगी। तो आप इस पिक्चर से अवश्य ही समझे होंगे कि 21 जून को ये वाला हिस्सा एकदम सूर्य के ठीक सामने होता है और यहाँ सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिस कारण से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और उस अधिक ऊर्जा के प्राप्त होने के कारण ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी और यहाँ पर अधिक गर्मी होगी। तो इससे आपको समझ आया होगा कि ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है। अब आप ये पिक्चर जो आपने कल भी देखी थी, आप इसको एक बार फिर देखेंगे कि अभी हमने अध्ययन किया 21 जून वाली घटना का। 21 जून वाली घटना का तो आप देख पा रहे हैं कि 21 जून को हमारी पृथ्वी सूर्य से ठीक इधर है और सूर्य के इस वाले भाग पर क्या पड़ रहा है, सूर्य का पृथ्वी के इस वाले भाग पर प्रकाश पड़ रहा है। तो पृथ्वी का ये झुकाव जब हम देखेंगे कि 21 दिसंबर को ठीक ऐसे के एज इट इज इसको इधर रखेंगे, तो आप देखेंगे कि यही पृथ्वी जो अभी सूर्य के ठीक इधर है, जब पृथ्वी ऐसे घूम के इधर जाएगी तो अभी प्रकाश इधर है, तो फिर पृथ्वी के इस वाले हिस्से पर प्रकाश आएगा और झुकाव ऐसे होने के कारण सूर्य की किरणें यहां मकर रेखा पर आपको क्या है दिखाई सीधी कहां पड़ेगी, मकर रेखा पर। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित देशों में बहुत ज़्यादा क्या होगी, दिसंबर में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो अभी हमने मानचित्र का या मैप ग्लोब का किसी प्रकार से अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जब हम ग्लोब का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा भारत कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और ऑस्ट्रेलिया जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। तो अभी दिसंबर चूंकि गया है या फिर दिसंबर काफ़ी हमारे नज़दीक था और ये घटना कहीं ना कहीं सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा यानी ऑस्ट्रेलिया जिस अक्षांश पर स्थित है वहाँ सीधी पड़ी होगी। तो यहाँ पर पड़ने के कारण यहाँ क्या है, अधिक गर्मी रही होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ 21 जून को चूंकि भारत कर्क रेखा पर स्थित है और पृथ्वी की किरणें जून में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो सीधी पड़ने से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी और अत्यधिक गर्मी का आभास हमें भारत में देखने को मिलेगा। और स्पेशली उन राज्यों में अधिक गर्मी पड़ेगी जो कर्क रेखा पर क्या है, स्थित है। तो देख लेते हैं। तो हमने कहा
हमने देखा कि ऋतुओं का परिवर्तन पृथ्वी के झुकाव के कारण और पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण, तो ठीक इसी प्रकार से हमने देखा कि ऋतुओं का जो परिवर्तन है वो ऋतु परिवर्तन ठीक उसी प्रकार से हमने देखा कि पृथ्वी के झुकाव के कारण वर्ष के अलग अलग समय पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकेगा तो जैसा कि अभी हमने समझा कि दक्षिणी गोलार्ध का कम हिस्से में अपेक्षाकृत उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की किरणें अच्छे से या कहे कि सीधी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ रही है, तो उसकी किरणें तिरछी और कम ऊर्जा युक्त यानी ऊर्जा कम, तो कम ऊर्जा के साथ में दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचेगी और वहां ऊर्जा उतनी प्राप्त नहीं हो पाएगी जितनी कि उत्तरी गोलार्ध में। तो वहां क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसी प्रकार से कि दिन और रात की लंबाई में भी भिन्नता रहेगी, जो कि आपने देखा कि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पे सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। इसी प्रकार से बाकी हिस्सों में भी कम समय के लिए प्रकाश पहुंच पाएगा और उसका कारण है पृथ्वी का झुकाव। तो देखेंगे कि परिक्रमण और झुकाव के कारण गर्मियों में दिन लंबे होंगे और रातें छोटी होगी, और सर्दियों में दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होगी। तो हमने ये समझा है कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या प्रभाव दिखाई देंगे, उससे ऋतुओं में परिवर्तन या मौसम परिवर्तन, ऋतुएं एक लंबे समय को कहते हैं और मौसम एक बहुत छोटी उसका समय है, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में मौसम को भी लंबे समय के लिए क्या है बोल देते हैं। तो आपको याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं ऋतु परिवर्तन की, जो एक लंबे समय वाली चीज होती है, तो वो होती है ऋतु। तो ऋतु वो में जो परिवर्तन होता है उसको प्रभावित कौन करता है, पृथ्वी का झुकाव और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण। तो आइए अब देख लेते हैं कुछ और घटनाएं जो पृथ्वी और सूर्य के परिक्रमण के कारण आपको दिखाई देगी, यानी सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के घूमने के कारण कुछ घटनाएं जो आपको दिखाई देगी उनको भी क्या है समझ लेते हैं। तो ये है हमारा अयनात और विषुव। तो इसको हम सोल्स्टिस कहेंगे और इक्विनॉक्स कहेंगे। तो ये सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, और ये घटनाएं पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण उत्पन्न होती है। या चार अलग अलग प्रकार की स्थितियां जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो उन चार स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इनमें अयनात और विषुव की घटना, ये पृथ्वी पर वर्ष की चार महत्वपूर्ण क्या है तिथियां है, वो चार डेट्स हैं जिसमें वो कोई एक स्पेशल या विशेष स्थिति में पृथ्वी क्या है रहती है। तो हम उसमें से दो स्थिति को अयनात और दो स्थिति को विषुव के नाम से या विषुव के नाम से जानते हैं। तो हम पहली ग्रीष्म अयनात या समर सोल्स्टिस के नाम से समझेंगे। तो ये कौन सी घटना होती है जो अभी आपने देखा, इसको आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसा कि अभी देखा कि 21 जून को
यह घटना घटित होती है और 21 जून को घटित होने का जो कारण है वो यह है कि ग्रीष्म अयानात यानी 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और इसी को हम कहते हैं ग्रीष्म अयानात। इसके बाद सूर्य की किरणें नीचे को अर्थात पृथ्वी के भूमध्य रेखा की तरफ या पृथ्वी के मध्य भाग की तरफ को खिसकना शुरू हो जाती है और वो क्रम लगातार ऐसे ही चलता रहता है और फिर उसके बाद वह मकर रेखा की ओर और मकर रेखा से पुनः भूमध्य रेखा की ओर, यानी ये वो क्षेत्र है 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। यह वो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी वर्ष भर क्या है पड़ती रहती है। इसके नीचे और ऊपर वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें कभी सीधी या फिर लंबवत नहीं पड़ती। तो हमने देखा कि ग्रीष्म अयानात यह 21 जून को होता है। इस दिन सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य की बिल्कुल सीधी रेखा क्या है पड़ती है। और जब किसी वस्तु के ऊपर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी तो आपको परछाई दिखाई नहीं देगी। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि आपको गर्मियों में और ठीक इस समय कब गर्मियों में 21 जून के आसपास आप देखेंगे कि सूर्य जब ठीक आपके सर के ऊपर होगा तो आपकी कोई परछाई या आपकी कोई प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तो यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके ठीक विपरीत क्या है होगा। वो विपरीत क्या होगा कि वहां क्या होगा, दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होगी। तो हम इस घटना को ठीक वही जो मैंने आपको अभी बताया कि 21 जून को सूर्य की किरणें जब सीधी ऐसे पड़ेगी तो हमारी पृथ्वी झुके होने के कारण इस भाग में ज़्यादा प्रकाश क्या है रहेगा और ये वही भाग है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला या फिर कहे कर्क रेखा वाला भाग। तो इसमें अधिक क्या है प्रकाश दिखाई आपको देगा और दिन क्या होगा लंबा होगा और रात काफी छोटी होगी। लेकिन इधर वाले भाग में जो कि दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है इसमें ठीक विपरीत घटना होगी और वो विपरीत घटना यहाँ पर दिन क्या है काफी छोटा कर देगी और रात काफी लंबी हो जाएगी। तो समझते हैं अयानात की दूसरी घटना को और वो घटना क्या है वो होती है हमारी शीत अयानात या फिर विंटर सोल्स्टिक। यह घटना 22 दिसंबर को होती है और 22 दिसंबर आपको जैसे मैंने अभी बताया 22 दिसंबर वो समय है जब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा के ऊपर पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सीधी रेखाएं क्या है पड़ेगी और उससे क्या होगा, उससे होगा ये जब सीधी रेखाएं मकर रेखा के ऊपर पड़ेगी तो वहां पर दिन लंबा होगा, ऊर्जा अधिक प्राप्त होगी और गर्मी भी क्या है दक्षिणी गोलार्ध में अपेक्षाकृत उत्तरी गोलार्ध के ज्यादा होगी। जैसे अभी ठीक मौसम चल रहा है तो हम सोचते हैं कि 22 दिसंबर को किरणें सीधी कहाँ रही होगी, किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ी होगी और अभी सूर्य की किरणें धीरे धीरे मूव सीधी पड़ना, सीधी सूर्य की किरणें पड़ना मूव हमारी भूमध्य रेखा की तरफ को हो रही होगी और वो फिर इसी प्रकार से भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी और फिर वो किरणें सीधी कहाँ 21 जून को हमारे सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा के ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में है वहां पर
पड़ेगी। तो शीत अयनात 22 दिसंबर को होता है। इस दिन सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है और यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और दिन सबसे छोटा होगा। और ठीक उल्टा यानी उसका रिवर्स, जब दक्षिणी गोलार्ध में किरणें सीधी पड़ेगी तो वहां दिन लंबा होगा और रात छोटी होगी। तो इसी घटना को हम शीत अयनात या फिर विंटर सोल्स्टिस के नाम से जानते हैं। तो अब समझ लेते हैं विषुव वाली घटना या इक्विनॉक्स वाली घटना वो क्या होती है, वो कौन सी तिथि होती है जिसको हम विषुव या इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे कि इक्विनॉक्स कौन सी घटना होती है, विषुव कौन सी घटना होती है। जब सूर्य घूमता, सूर्य की किरणें, मैंने कहा सूर्य की किरणें मकर रेखा पर या इसको ऐसे समझते हैं कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या है, कर्क रेखा पर ये हमारा नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल, कर्क रेखा पर यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये हुआ हमारा ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री साउथ, ये साउथ पोल, ये 66.5 डिग्री साउथ और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो अभी जैसा हमने अध्ययन किया और समझा कि सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कहे कर्क रेखा। 21 जून को जब सूर्य की सीधी किरणें यहां पड़ेगी तो क्या होगा कि इस वाले क्षेत्र पर ऊर्जा अधिक प्राप्त होगी और कर्क रेखा पर स्थित देशों में अधिक गर्मी होगी। अब 21 जून के बाद सूर्य की किरणें इसके ऊपर वाले भाग में कभी सीधी नहीं पड़ती है, प्रकाश अवश्य ही पहुंचता है लेकिन सीधी कभी नहीं पहुंचती है। और इसके बाद पृथ्वी के झुकाव होने के कारण सूर्य की सीधी किरणों का मूवमेंट हमारे पृथ्वी के भूमध्य भाग की तरफ को होता है और सूर्य की किरणें जून के बाद सितंबर में कहाँ पहुंचती है, यहाँ सितंबर में भूमध्य रेखा पर पहुंचती है और सितंबर के बाद फिर धीरे धीरे मूवमेंट होते हुए 22 दिसंबर को कहां पहुंचती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा पर। ये दिसंबर में कहां पहुंच जाती है सूर्य की सीधी किरणें, यहां। लेकिन इसके ठीक बाद फिर सूर्य की सीधी किरणों की मूवमेंट किधर को होती है, दिसंबर के बाद ऊपर की ओर और ये मार्च में फिर दोबारा कहां पहुंच जाती है, भूमध्य रेखा या फिर कहे विषुवत रेखा या फिर हम इसको इक्वेटर के नाम से भी क्या है जानते हैं, इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। और चूंकि हम बात कर रहे थे इक्विनॉक्स की, तो यह वर्ष में क्या है, 2 बार होता है जब सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इन दोनों दिनों पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और जैसे कि अभी आपने समझा कि जून यहाँ
अगर रेखा 21 जून को है तो जून के बाद फिर नीचे की तरफ क्या होती है, मूवमेंट होती है, और भूमध्य रेखा पर वो पहुंचती है सितंबर में, और फिर नीचे की तरफ को मूवमेंट होती है और दिसंबर में कर्क रेखा पर, और फिर ऊपर को जाएगी और मार्च में फिर भूमध्य रेखा पर पहुंचेगी। तो आपको ये दोनों तिथियां याद रखनी है। अब जब सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ेगी, सूर्य की सीधी किरणें जब भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, यहां जब पड़ेगी तो प्रकाश का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ बराबर होगा और समस्त पृथ्वी पर दिन और रात क्या है, बराबर होंगे। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ये वो दो डेट्स हैं या दो तिथियां हैं जिन पर समस्त पृथ्वी पर प्रकाश की किरणें, प्रकाश बराबर बराबर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा और उससे एक जैसे दिन दोनों गोलार्धों में होंगे। तो आपको याद रखना है कि विषुव या इक्विनोक्स वाली घटनाएं कब होती है, जब पृथ्वी सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़े। इसी घटना को हम विषुव या इक्विनोक्स के नाम से जानते हैं और इसी कारण से समस्त पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम दो घटनाओं को और समझेंगे जिनको हम अच्छे से जानते हैं। एक घटना हमारी उपसौर और दूसरी अपसौर है, और ये पृथ्वी के सूर्य के जो चारों तरफ घूमने का दीर्घवृत्ताकार पथ है उसके कारण क्या है, होती है। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ ठीक इस प्रकार से घूमती है। ये सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी के घूमने का क्या है, ऑर्बिट पथ है या ये कक्षा है जिस पर हमारी पृथ्वी घूमती है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये सूर्य से हमारी पृथ्वी नज़दीक होती है 3 जनवरी को। इसके पथ के हिसाब से हमारी पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के पास होती है या निकटतम होती है, और जब हमारी पृथ्वी घूमते हुए ठीक ऐसे, और फिर यहाँ 4 जुलाई को कहाँ पहुँचती है, इधर पहुँचती है, और ये अधिकतम डिस्टेंस पे क्या है, होती है। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन। हमारी पृथ्वी मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब होती है, 4 जुलाई को, और मिनिमम पे कब होती है, 3 जनवरी को। अब आपसे ये कोई पूछे कि 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे निकट होती है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका कारण आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा कि 3 जनवरी यानी 22 दिसंबर के समीप की घटना है, और 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, यानी कि पृथ्वी के निचले वाले भाग यानी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में काफ़ी ठंड होगी। चूंकि सूर्य की किरणें तिरछी जाएगी और उनमें ऊर्जा बहुत कम होगी, जिस कारण कम ऊष्मा प्राप्त होगी, और यहाँ ऊपर वाले भाग में यानी कर्क रेखा पर ठंड आपको दिखाई देगी। तो 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होती है, और इन्हीं दोनों घटनाओं को उपसौर और अपसौर के नाम से जानते हैं। पेरिहिलियन और एपिहिलियन के नाम से हम इनको जानते हैं। तो ये भी क्या है, दो स्थिति है, और ये वो स्थिति है जो पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने पर जिस पथ पर वो घूमती है, चूंकि वो दीर्घवृत्ताकार है और सूर्य की स्थिति इस प्रकार है, और जब पृथ्वी
दूर होती है, यानी जब पृथ्वी एक बार 3 जनवरी को निकट होती है और फिर 4 जुलाई को दूर होती है, तो इस दूरी का जो अंतर है वो कितना है? 40 लाख किलोमीटर, 40 लाख किलोमीटर, 40 लाख किलोमीटर। ये कितना अंतर है? 40 लाख किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि अपसौर और उपसौर, ये कौन सी? अपसौर, उपसौर और अपसौर, या अपसौर या उपसौर, ये दो स्थितियां हैं पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष, जिसमें पृथ्वी एक बार सूर्य के अधिक निकट तो एक बार काफी दूर होती है, और इन्हीं घटनाओं को हम उपसौर और अपसौर के नाम से या फिर पेरिहीलियन और एपीहीलियन के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे उपसौर अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के कारण पृथ्वी वर्ष में एक बार सूर्य के सबसे निकट होती है, और यह स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। और कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपको तुरंत इन चीज़ों को उल्टा कर देना है। वैसे तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको याद ना रहे तो आपको एकदम उल्टा कर देना है, चीज़ों को एकदम रिवर्स कर देना है, और समझना है कि जब हमारे यहाँ सर्दी होगी तो आप समझेंगे कि इसका मतलब, सर्दी होने का मतलब सूर्य हमारे निकट है। गर्मी होनी, निकट होने से गर्मी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं कह रहा हूं उल्टा कर देना चाहिए चीज़ों को उस समय जब आपको चीज़ें याद ना आए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद ना आए और आप चीज़ों को नहीं समझ पाए, तो आप ये कम से कम इतना याद रखें कि सर्दी होने का मतलब है कि सूर्य हमारे निकट है। इसको उल्टा समझना है। तो 3 जनवरी को उपसौर या पेरिहीलियन वाली जो घटना होती है वो 3 जनवरी को होती है। इसका मतलब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए सूर्य के अधिकतम निकट होती है, और ये घटना 3 जनवरी को होती है। और इसी प्रकार दूसरी घटना अपसौर या एपीहीलियन के नाम से जानी जाती है, और ये कब होती है? 4 जुलाई को, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर क्या है? स्थित होती है, अपनी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हुए। तो आपको ये दोनों ही घटनाएं क्या है अच्छे से समझ आई होगी। तो अब देख लेते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस, ये कौन सी रेखाएं हैं जो आप जब कभी ग्लोब देख पाते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमारा ग्लोब है जो इस प्रकार से आप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारा ग्लोब कुछ इस प्रकार, आप अभी नहीं देखेंगे कि ये रेखाएं क्या है, लेकिन आप ग्लोब को कुछ इस प्रकार से क्या है देखते हैं। और एक रेखा आपको ऐसे सीधी दिखाई देगी, और फिर ऐसे कुछ रेखाएं आपको ग्लोब के ऊपर क्या है दिखाई देगी। ये हमारा क्या है? ग्लोब है। और इसी को हम ऊपर वाले बिंदु को नॉर्थ पोल और नीचे वाले बिंदु को साउथ पोल, या कहे इसको हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, और इसको हम साउथ या दक्षिणी ध्रुव के नाम से क्या है जानते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब मैं कहूं कि ये अगर हम इसको पृथ्वी मान लें, इसको हम पृथ्वी मान लें, और मैं पृथ्वी के केंद्र की बात करूं कि पृथ्वी का केंद्र कहीं यहाँ पर क्या है होगा, ऐसा मान लेते हैं कि पृथ्वी का केंद्र अभी यहाँ पर होगा। तो पृथ्वी के ठीक बीच में केंद्र से होती हुई एक रेखा खींच लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो एक हमने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में
अपने अध्ययन की सुविधा के लिए या आप समझे कि किसी भी हमारी विशेष ज़रूरत के लिए हमने पृथ्वी को दो भागों में बांट लिया है और उसके लिए हमने पृथ्वी के ठीक बीच में उसके केंद्र से गुजरते हुए एक रेखा खींची। तो इस रेखा को हम ऑब्वियसली जो हमने पृथ्वी के बीच से खींची है, तो पृथ्वी का मतलब होता है भू, जो कि मैंने आपको जियो का मतलब आपको ज्योग्राफी से स्टार्टिंग से ही बताया है कि जियोग्राफी में जियो आपको कहीं भी मिले, चाहे वो ज्योमेट्री बॉक्स में मिले या फिर वो जियोलॉजी में मिले या ज्योग्राफी में दिखे, आपको कहीं भी जियो मिले तो जियो का मतलब भू यानी अर्थ। तो आपको जैसा कि हमने पृथ्वी के ठीक बीच में एक लाइन को ड्रॉ किया है और ये लाइन को हम नाम दे देते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्योंकि यह पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, अर्थात इस वृत्त को जो पूरे विश्व को दिखाता है, जब यह इसको दो भागों में बांटेगी तो हम इसको नाम दे देंगे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। आपने समझा कि जब हमने अपनी सुविधा के लिए या अध्ययन के लिए पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, तो हमने एक पृथ्वी के केंद्र से जाती हुई रेखा खींची और जिसको हमने नाम दिया भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर हम इसको नाम देंगे इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब बराबर भागों में, इक्वेटर का मतलब बराबर भागों में बांटने वाला। इक्वेटर मतलब बराबर भागों में जो इक्वल बांट दे, उसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटर। तो हमने इसको तीन नाम से समझा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, एक भूमध्य रेखा और एक विषुवत रेखा और फिर इक्वेटर। अब इससे आगे हम कल समझेंगे कि और ये जो लाइनें हैं इनका अपना क्या महत्व है, ये क्या इम्पोर्टेंस रखती है और इनको खींचा क्यों गया है, ऐसा क्या था कि हमने इनको किस उपयोग के लिए खींचा या इनको देखा या इनको समझा। तो ये कल हम क्या है समझने की कोशिश करेंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को एक अच्छी और न्यूज़ दे देता हूँ और वो ये है कि कल से हम एक अपनी दूसरी क्लास जो है वो चालू करने जा रहे हैं और हमारा विषय रहेगा राज व्यवस्था या पॉलिटी। तो वो क्लास हमारी कल से चालू हो जाएगी और आप अध्ययन कर पाएंगे भारत के संविधान का भली भांति प्रकार से और एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करके जैसा कि ज्योग्राफी में चल रहे हैं। और इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि हमें थोड़ा समय अधिक लग रहा है और वो अधिक समय लगने का कारण है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अब जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके और वीक में एक बार वो क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में दिखाई देंगे और पीछे भी अनेकों बार आपको वो क्वेश्चंस एग्जाम में दिखाई दिए हैं और तब आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, एक नया कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसके बाद हम उन छोटी छोटी चीज़ों को बारीकियों से फिर क्या है इजीली कर पाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि वो क्लास को लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, कराते रहे। थैंक यू।